बच्चों, तो अब हम लोग जो है अगले डिजीजेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हमारे जो अगले डिजीजेस हैं वो है हेलमिंथिक डिजीजेस। ओके, हेलमिंथिक डिजीजेस मतलब वो डिजीजेस जो ह्यूमंस में आइदर प्लेटी हेलमिंथिस से होते हैं, नहीं तो या फिर एस्की हेलमिंथिस से होते हैं। तो आप लोगों ने तो एनिमल किंगडम पढ़ा है। एनिमल किंगडम में हमने डिस्कस किया है कि जो प्लेटी हेलमिंथिस होते हैं उनको हम लोग फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं, वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं। ज्यादातर वो आपके क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। या फिर एस्की हेलमिंथिस के बारे में बात करें, इनको हम लोग राउंड वर्म्स कहते हैं, वो भी ज्यादातर आपके क्या होते हैं, पैरासाइट्स ही होते हैं। ओके, तो उन्हीं से होने वाले डिजीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो डिजीज है दैट इज योर एस्केराइसिस। और एस्केराइसिस जो होता है वो राउंड वर्म्स के कारण होता है, मतलब कि एस्की हेलमिंथिस के स्पीशीज के कारण होता है। और जिस स्पीशीज के कारण होता है वो होता है एस्केरिस लैम्बरकॉइडिस। ओके, तो एस्केरिस लैम्बरकॉइडिस के बारे में तो आप लोगों को पता होगा। एस्केरिस जिसका डायग्राम अपने एनसीईआरटी बुक में भी देके रखा हुआ है ना, जैसे मेल होती है, फीमेल होती है। तो इनमें क्या होता है, सबसे पहला तो होता है कि जो सेक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है कि नहीं। इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी देखने को मिलेगा। यू विल बी एबल टू सी द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब कि आप जो है मेल और फीमेल के बीच में यहाँ पर डिफरेंसेस बता पाओगे, ठीक है ना। मतलब दोनों के बीच में डिफरेंसेस नजर आएगा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में। जैसे कि इसके ज्यादा डिटेल में एक्चुअली जाएंगे नहीं, हमने डिस्कस किया है। इसके मेल क्या होता है, उसका जो एंड वाला पार्ट होता है वो कॉइल जैसा नजर आएगा आपको। फीमेल लंबी होगी आपकी, ठीक है ना, स्लेंडर बॉडी होगा उसका। ओके, और ये जो पैरासाइट होता है, अगर बात करें, दिस पैरासाइट विल बी योर मोनोजेनेटिक पैरासाइट। मोनोजेनेटिक पैरासाइट का मतलब होता है जो अपना लाइफ साइकिल सिंगल होस्ट में कंप्लीट करेगा। और डाइजेनेटिक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं कि इसका इन्फेक्शन कैसे होता है और इसके इन्फेक्शन होने के कारण जो है क्या क्या सिम्टम नजर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होता है ह्यूमंस में। एक्चुअली जो फीमेल एस्केरिस लैम्बरकॉइडिस होती है बच्चों, वो क्या करती है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में एग ले करती है। और वो जो एग होता है ह्यूमन के इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड के साथ या फिर फीसेस के साथ बाहर सॉइल में आ जाता है। सॉइल में आने के बाद उस एग के अंदर जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। और वही एग अगर मान लीजिए वाटर के साथ कहां चला गया, क्रॉप फील्ड में चला गया आपका, ठीक है ना, वेजिटेबल्स में चला गया, फ्रूट्स में चला गया, या फिर डायरेक्टली आदमी उस वाटर को कंज्यूम कर रहा है जिसमें क्या है, आपका एग है, which will containing the egg। कौन सा वाला एग बच्चों, इसके बारे में बात करेंगे अभी। एम्ब्रियोनेटेड एग विद सेकंड इंस्टेंट लार्वा, मतलब उस एग के अंदर एक लार्वा होगा। और उस एग को अगर ह्यूमन ने फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फिर डायरेक्टली वाटर के साथ क्या कर लिया, आपका बॉडी के अगर डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया तो बॉडी के अंदर जाके उसका लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले लाइफ साइकिल को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सिम्टम्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों। तो अब हम जो एस्केरिस है, एस्केरिस के लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस। लाइफ साइकिल, ठीक है ना। तो एस्केरिस के लाइफ साइकिल में सबसे पहले तो हमको पता है ये कहां का पैरासाइट है। दिस इज द पैरासाइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या प्रेजेंट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा मेल एस्केरिस, और क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, फीमेल एस्केरिस, ठीक है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो मेल एस्केरिस है और जो फीमेल एस्केरिस है उनके बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, सो दे विल बी डूइंग फर्टिलाइजेशन। लेकिन एक बात आप लोगों को याद रखना है, जो फर्टिलाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन होगा इंटरनल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, यहां पर जो मेल एस्केरिस है वो जो अपने मेल गैमेट्स है वो फीमेल एस्केरिस के बॉडी के अंदर डिपॉजिट करेगा। मतलब कि जो मेल गैमेट है वो फीमेल एस्केरिस के बॉडी के अंदर एंटर होंगे और फीमेल एस्केरिस के जो फीमेल गैमेट या फिर एग है उसको फर्टिलाइज करेंगे। इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में नहीं होता है। ऐसा क्यों, ये पैरासाइटिक एडाप्टेशन है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में तो बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे तो वो एग को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसलिए जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल एस्केरिस के अंदर होता है, ठीक है। अब जो फीमेल एस्केरिस है वो क्या करेगी, तो फीमेल एस्केरिस
वो अब फर्टिलाइज्ड एग ले करना स्टार्ट कर देगी। शी विल बी लेइंग फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है ना। इस तरह से वो बहुत सारे क्या करेगी, फर्टिलाइज्ड एग ले करना स्टार्ट कर देगी। और ये फर्टिलाइज्ड एग कहां पर ले किया जाएगा, ये सारे जो फर्टिलाइज्ड एग है दे विल बी लेड इन द ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में फर्टिलाइज्ड एग को ले कर दिया जाएगा। और इन फर्टिलाइज्ड एग के अंदर क्या होगा बच्चों, लार्वा होगा। इट विल बी कंटेनिंग द लार्वा, ठीक है। और ये कौन सा लार्वा कंटेन करेंगे, दे विल बी कंटेनिंग द फर्स्ट इंस्टर लार्वा, मींस दिस एग्स, ओके। ये हो गया एम्ब्रायोनेटेड एग, एम्ब्रायोनेटेड एग, ठीक है ना। एम्ब्रायोनेटेड एग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर लार्वा प्रेजेंट होगा। और कौन सा लार्वा प्रेजेंट होगा इनके अंदर, फर्स्ट इंस्टर, और कुछ किताबों में आप लोगों को फर्स्ट स्टेज लार्वा मिल जाएगा, ठीक है ना। ये इमेच्योर लार्वा होते हैं, ओके। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उन अनडाइजेस्टेड फूड के साथ आपका क्या होगा, ये जो एम्ब्रायोनेटेड एग है वो कहां पे आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। सो दे कम्स आउट विथ फीसेस। ये फीसेस के साथ कहां पे आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। देखो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो लोग हैं उनको हमेशा कहां पर डिफिकेशन करना चाहिए, एक टॉयलेट में जाके डिफिकेशन करना चाहिए, ठीक है ना। यहां वहां डिफिकेशन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे क्या हो सकता है, कंटामिनेशन हो सकता है। लेकिन अगर कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन जिसके स्मॉल इंटेस्टाइन में पैरासाइट है, उसने किसी खुले में शौच कर दिया या फिर डिफिकेशन कर दिया, तो ये जो एम्ब्रायोनेटेड एग है वो कहां पर आ जाएंगे, दे विल बी कमिंग टू द मॉइस्ट सॉइल। वो मॉइस्ट सॉइल में आ गए। ये अपना क्या है, एम्ब्रायोनेटेड एग है, दिस इज द एम्ब्रायोनेटेड एग। और ये जो एम्ब्रायोनेटेड एग है अब यहां पर आके क्या करना स्टार्ट करेगा, ये मोल्टिंग करना स्टार्ट करेगा। इट विल बी डूइंग इट्स फर्स्ट मोल्टिंग। तो मोल्टिंग के बारे में देखिए, हमने जब एनिमल किंगडम पढ़ा था, एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोड्स पढ़ा था, तो आर्थ्रोपोड्स में हमने सिल्क वर्म्स के बारे में पढ़ा था कि सिल्क वर्म किस तरह से मोल्टिंग करते हैं ना। ऊपर का जो उनका जो ऊपर का जो स्किन होता है या फिर ऊपर का जो क्यूटिनस होता है उसको क्या करते हैं, वो सेट कर देते हैं, फिर लार्वा थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है कि नहीं। तो ये लोग क्या करेंगे, दे विल बी डूइंग द फर्स्ट मोल्टिंग, ठीक है ना। तो फर्स्ट मोल्टिंग करने के बाद ये लोग क्या बन जाएंगे, आपका जो लार्वा है अब वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। दिस लार्वा विल बी ट्रांसफॉर्म, और ये जो लार्वा है अब ये ट्रांसफॉर्म होकर बच्चों क्या बन जाएगा, इट विल बिकम द सेकंड इंस्टर लार्वा। ये आपका बन जाएगा सेकंड इंस्टर, या फिर ये बन जाएगा आपका सेकंड स्टेज लार्वा, ठीक है ना। तो ये जो सेकंड इंस्टर लार्वा है या फिर सेकंड स्टेज लार्वा है, दिस इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन बीइंग, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। सो दिस इज द एम्ब्रायोनेटेड एग। देखो लार्वा लेकिन एग के बाहर नहीं निकला, अभी तक एग के अंदर ही है और एग के अंदर ही मोल्टिंग चल रहा है, ठीक है ना। दिस इज द एम्ब्रायोनेटेड एग with what, with second instar या फिर second stage larva, okay, and this is the infective stage to human. ये होता है ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज। मतलब कि अगर ये जो एग है, जिस एग के अंदर आपका सेकेंड इंस्टर लार्वा है, ये एग अगर वाटर के साथ या फिर किसी फूड के साथ जैसे वेजिटेबल के साथ हो गया, वो ह्यूमन के अगर अंदर चला जाता है तो फर्दर क्या होगा, ठीक है ना। तो मान लो कि ये जो है अब ह्यूमन के अंदर चला गया, ठीक है ना। ह्यूमन के अंदर कैसे जाएगा बच्चों, कोई जब खाना खाएगा, इन खाने में क्या होगा, आपका ये एग होगा आपका, ठीक है ना, जिसमें क्या होगा, सेकेंड इंस्टर लार्वा होगा। तो सबसे पहले कहां पे जाएगा, फूड के साथ इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी गोइंग टू द स्टमक, ठीक है ना। अब स्टमक से कहां पे जाएगा ये, इट विल बी अगेन गोइंग टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से बच्चों कहां पे जाएगा, इट विल बी गोइंग टू द ब्लड, ठीक है ना। अब ब्लड में बच्चों कहां पे जाएगा, ये लंग्स में चला जाता है बच्चों ब्लड से, ठीक है ना। लंग्स में आप लोगों को पता होगा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है ना, एल्वियोलाई। तो ये एल्वियोलाई में चले जाएंगे, ठीक है ना। अब ये एल्वियोलाई में जाने के बाद बच्चों क्या करेंगे, मोल्टिंग करेंगे। कौन सा मोल्टिंग कर ले यहाँ पर, तो फर्स्ट मोल्टिंग करके आपका क्या बन गया, सेकेंड इंस्टर लार्वा। तो अब ये क्या करेंगे, दे विल बी डूइंग द सेकेंड मोल्टिंग,
ये सेकेंड मोल्टिंग करेंगे और सेकेंड मोल्टिंग करने के बाद ये क्या बन जाएंगे बच्चों, यहाँ पे क्या था फर्स्ट मोल्टिंग के बाद क्या बना, ये सेकेंड इंस्टर लार्वा है कि नहीं। अब ये क्या बन जाएंगे बच्चों, दे विल बिकम द थर्ड इंस्टर, ये थर्ड इंस्टर या फिर ये आपके बन जाएंगे थर्ड स्टेज लार्वा, ठीक है ना। ये कहां पे हो रहा है बच्चों, एल्वियोलाई के अंदर। ये एल्वियोलाई के अंदर ये आपका क्या करेगा, ये फिर से मोल्टिंग करेगा और ये आप मोल्टिंग करेगा थर्ड मोल्टिंग, और ये थर्ड मोल्टिंग करने के बाद एल्वियोलाई के अंदर ये फिर से क्या बन जाएगा आपका फोर्थ इंस्टर, इट विल बिकम फोर्थ इंस्टर या फिर हम कहेंगे फोर्थ स्टेज लार्वा, ठीक है ना। ओके, अब ये एल्वियोलाई के अंदर देखो फिर से यहां तक थोड़ा सा फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है ना। मेल और फीमेल एस्क्रिस कहां पर थे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। जो फीमेल जो एस्क्रिस थी उसने क्या ले किया, फर्टिलाइज्ड एग ले किया। उन फर्टिलाइज्ड एग के अंदर क्या था आपका फर्स्ट स्टेज या फिर फर्स्ट इंस्टर लार्वा था, ठीक है ना। अब ये क्या हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड के साथ या फिर फीसेस के साथ कहां पे आ गया, सॉइल में आ गया, ठीक है। सॉइल में आने के बाद ये जो आपका क्या था फर्स्ट स्टेज लार्वा था या फिर फर्स्ट इंस्टर लार्वा था, इसने पहली बार मोल्टिंग की और ये मोल्टिंग करने के बाद क्या बन गया बच्चों, सेकंड स्टेज लार्वा या फिर सेकंड इंस्टर लार्वा बन गया। यही जो एग है जिसके अंदर सेकंड इंस्टर लार्वा है या फिर सेकंड स्टेज आपका क्या है लार्वा है, ये इन्फेक्टिव स्टेज है। अब ये फूड या फिर किसी वेजिटेबल या फिर वाटर के साथ अगर ह्यूमन के बॉडी में चला जाता है, सबसे पहले थ्रू इसोफेगस कहां पे जाएगा, ये स्टमक। स्टमक देखो अब इन सब स्टमक में इसका डिजेनरेशन नहीं होता, ये एग का जो सेल है वो क्या बचाता है इसको, एसीएल से बचाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वहां के डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां पे चला जाएगा, बाहर निकल के ये कहां चला जाएगा आपका, इट विल गो टू द ब्लड, ब्लड से चला जाएगा लंग्स, लंग्स के कहां, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में अब ये सेकंड टाइम मोल्टिंग करेगा और मोल्टिंग करने के बाद ये थर्ड इंस्टर या फिर थर्ड स्टेज लार्वा बनेगा। वहीं पर एल्वियोलाई में फिर से ये मोल्टिंग करेगा तीसरी बार और ये फोर्थ इंस्टर या फिर फोर्थ स्टेज लार्वा बनेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एल्वियोलाई से उल्टा आना स्टार्ट करेगा, कहां पर, इसोफेगस की तरफ। मतलब एल्वियोलाई से निकल के कहां पर आएगा, ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया और ट्रैकिया से फिर ये कहां यू टर्न मार लेगा, कहां पे यू टर्न मार लेगा, इसोफेगस में। कभी-कभी क्या होता है सीवियर कंडीशन में जो लार्वा है नाक से भी बाहर आने लगता है जब इनका पॉपुलेशन या फिर इनका नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। जब ये आपका इसोफेगस तक आ जाएगा, जब हम सॉलोइंग करते हैं या फिर थूक को निगलते हैं, तो उसके साथ क्या होता है, ये जो थर्ड मोल्टिंग के बाद जो फोर्थ इंस्टर लार्वा है ये कहां पे पहुंच जाता है, ये दोबारा से पहुंच जाता है इनटू द स्टमक, ठीक है ना। और स्टमक में जाने के बाद ये कहां पे पहुंच जाएगा बच्चों, इट विल बी गोइंग टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद इसमें क्या आएगा, मैच्योरिटी आएगा, इसमें मैच्योरिटी आएगा आफ्टर गोइंग टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, आफ्टर गोइंग टू स्मॉल इंटेस्टाइन। और इस तरह से इसका क्या होगा, फर्दर दोबारा से मैच्योर होगा, दोबारा से फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो इस तरह से जो है इसका लाइफ साइकिल चलने लगेगा। तो हमने देखा कि ये एक ही होस्ट के ऊपर निर्भर है, दैट इज द ह्यूमन, इसको कोई सेकेंडरी होस्ट नहीं चाहिए, ओके। तो ये अपना मोनोजेनेटिक पैरासाइट है और ये है आपके एस्केरिस का लाइफ साइकिल। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्टेज जो होता है ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव होता है, तो इसको आप लोग याद रखना, एम्ब्रायोनेटेड एग, मतलब एग के अंदर एम्ब्रायो प्रेजेंट है और कौन सा इंस्टर का लार्वा होगा उसमें, सेकेंड इंस्टर या फिर सेकेंड स्टेज का उसमें लार्वा प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये अगर फूड के साथ दोबारा चला जाता है तो स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर जाएगा ब्लड, ब्लड से जाएगा लंग्स, लंग्स के एल्वियोलाई में, वहां पे दो बार मोल्टिंग करेगा, फिर दोबारा से ये कहां पे चला जाएगा, रिवर्स माइग्रेशन होगा इसका, इसोफेगस, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे मैच्योरिटी होगा, फिर फर्टिलाइजेशन इसका स्टार्ट होगा, ओके। सो दिस इज द लाइफ साइकिल। तो आगे हम इसके सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ओके बच्चों। तो जैसा कि हमने लाइफ साइकिल को डिस्कस किया, अब हमको पता चला कि जो पैरासाइट है वो क्या हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद दोबारा क्या करने लगता है, ग्रो करने लगता है, फिर मैच्योर होने लगता है। तो जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा बच्चों और वो जब अपना नंबर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स में इंक्रीज कर लेगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन विल बी ब्लॉक। और स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लॉक होने के कारण क्या होगा बच्चों, वहां पर सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा,
ठीक है ना। और अच्छे से फीकल मैटर भी पार नहीं हो पाएगा, आपका कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है। जैसे कि हमने लाइफ साइकिल में डिस्कस किया था, जो पैरासाइट होता है वो इंटेस्टाइनल वॉल को क्या करता है, पॉलीफ्रेट कर देता है, उसके वॉल से ब्लड में चले जाता है, तो क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगा वहां पर, ठीक है ना। नौसिया मतलब चक्कर आना, चक्कर क्यों आएगा, क्योंकि सारा का सारा न्यूट्रिशन तो यहाँ पर पैरासाइट विथड्रॉ कर लेगा बॉडी से, ओके। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है बच्चों, एक अच्छा साइट होता है पैरासाइट के लिए, क्योंकि वहां पर उसको सारा जो है ब्रेक डाउन फूड प्रोडक्ट मिल जाता है, एब्जॉर्प्शन के लिए अच्छा होता है, तो उसको चक्कर आएगा। जो भी ह्यूमन है जिसके अंदर क्या है आपका पैरासाइट है, हेडेक होने लगेगा आपको, वहां पर एनीमिया, एनीमिया इज द आरबीसी के नंबर में कमी होने लगेगी, क्योंकि पैरासाइट कहीं ना कहीं ब्लड में जाके थोड़ा बहुत वहां पर फीडिंग करेगा। तो ये तो सारे थे इसके सिम्टम्स, और ये आपका पहला डिजीज हमने खत्म किया, हेलमिंथिक डिजीज, दैट इज योर एस्केरियासिस। तो अगला डिजीज हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा अगला जो हेलमिंथिक डिजीजेस है, इस हेलमिंथिक डिजीजेस में से नेक्स्ट वन इज आवर फिलेरियासिस और एलिफेंटाइटिस, ओके। इस डिजीज को फिलेरियासिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस वर्म को फिलेरियल वर्म भी कहते हैं, या फिर चलो आगे बात करेंगे, फिलेरियल वर्म के कारण होता है, या फिर एलिफेंटाइटिस। एलिफेंटाइटिस इसीलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन इस डिजीज से सफर करता है, उसका जो लोअर लिम्स होता है, जैसे पैर वगैरह होते हैं, वो बहुत ज्यादा स्वेल्ड अप हो जाते हैं, एकदम हाथी के पैर के समान बड़े बड़े हो जाते हैं आपके, ठीक है ना। तो इसलिए हम इस डिजीज को एलिफेंटाइटिस भी कहते हैं। अब देखते हैं ये कौन से पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, ओके। तो इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है आपका वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी और आपका है वुचेरिया मलाई, ओके। ये दोनों पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, और ये दोनों पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ह्यूमन में कैसे आते हैं, तो ये दोनों जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हैं, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है बच्चों फीमेल क्लोएक्स मस्क्यूटो। ऑब्वियसली फीमेल क्लोएक्स मस्क्यूटो फिर से जब बाइट करने के लिए आएगी ह्यूमन को ब्लड के लिए, उसी दौरान ये क्या करेगी, इन दोनों जो है पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स को ब्लड में इंट्रोड्यूस कर देगी, ओके। तो जानने की कोशिश करेंगे कि ये ह्यूमन बीइंग में किस तरह का इफेक्ट करता है। याद कीजिए हम लोगों ने जब सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको एक तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मिला होगा और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम मिला होगा, है कि नहीं। तो हमारा जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, मान लो कि ये एक ह्यूमन, यहाँ पर एक ह्यूमन के लेग को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज द लेग। ह्यूमन के लेग को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। तो ह्यूमन के लेग में आपका क्या होता है, जो ब्लड होता है, दिस इज द ब्लड, ये अपना ब्लड सप्लाई है, ओके। ब्लड वेसल है मान लीजिए, यहाँ पर ये आपका किस में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, जैसे कि ब्लड कैपिलरी वगैरह में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है आपका, ठीक है ना। और यहीं से ही जो वेन्स वगैरह है, जो वेन्स वगैरह यहाँ से वेन्यूल वगैरह का फॉर्मेशन होगा, और ये जो वेन है ये हमारे कहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, दोबारा से हार्ट की तरफ चला जाएगा। तो अपना जो यहाँ पर क्या है, जो आर्टरी है वो क्या लेके आ रहा है, इट इज कैरिंग द ब्लड, और ब्लड में क्या होगा, आपको न्यूट्रिएंट्स होगा, ऑक्सीजन होगा। तो ये जो है बहुत सारे फ्लूइड के साथ कहां पे बाहर निकल जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में निकल जाता है, ओके। क्या क्या निकल जाएगा, न्यूट्रिएंट्स निकल जाएगा, ऑक्सीजन वगैरह निकल जाएगा, ओके। तो बहुत सारा फ्लूइड जो है अपने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से इंटरस्टिशियल मतलब कि इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, जहां से क्या होता है, सेल्स जो है न्यूट्रिशन को विथड्रॉ कर लेते हैं, ओके। नेक्स्ट, अब जो सेल्स जो वेस्ट वगैरह जो आपका क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, वो सारा वेस्ट जो है कौन लेके चला जाएगा, वेन्स लेके चला जाएगा आपका, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो आर्टरी है, आर्टरी से जितना फ्लूइड आपका बाहर आ रहा है, उतना ही फ्लूइड इफेक्टिवली जो अपना वेन है वो कलेक्ट करके लेके नहीं जा पा रहा है। मतलब कि एक अमाउंट है फ्लूइड का जो टिश्यू के बीच में, जो सेल्स के बीच में आपका क्या हुआ है, रुक गया है। तो यहाँ पर इन सारे फ्लूइड्स को इफेक्टिवली कलेक्ट करके लेके जाने के लिए आप लोगों को पता होगा कौन सा सिस्टम प्रेजेंट होगा यहाँ पर, इफेक्टिवली कैरी करके लेके जाने के लिए यहाँ पर जो सिस्टम प्रेजेंट होगा उस सिस्टम को कहते हैं हम लोग यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम, है कि नहीं बच्चों। तो लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम आपको पता होगा कि उसका जो डायरेक्शन होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब कि वो टिश्यू से खाली कहां तक जा पाता है, वो टिश्यू से खाली आपका जाएगा टुवर्ड्स द हार्ट। मतलब कि जो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उन सबको वो कलेक्ट कर लेगा, जिसको हमारे कौन कलेक्ट नहीं कर पाए, इफेक्टिवली वेन्स कलेक्ट नहीं कर पाए। तो इसलिए हम लिम्फेटिक सिस्टम को मिडलमैन भी कहते हैं ना। किस का मिडलमैन कहते हैं, टिश्यू और ब्लड वेसल का, या फिर जो आर्टरीज है उनके बीच का मिडलमैन भी कहते हैं, ओके। अब देखिए
ये जो अपना जो पैरासाइट है, जो वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी जो अपना पैरासाइट है, ओके, ये पैरासाइट क्या करता है बच्चों, लिम्फेटिक सिस्टम को अपना टारगेट बनाता है। और ज्यादातर ये कौन से लिम्फेटिक सिस्टम को टारगेट बनाता है, हमारे लोअर लिम्स में जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो लिम्फेटिक वेसल्स है, जो वहां से फ्लूइड को इफेक्टिवली कलेक्ट करके कहां पे लेके आ रहा है, हमारे हार्ट की तरफ लेके आ रहा है, उसको वो टारगेट बनाता है। और ये लिम्फेटिक सिस्टम में जाके बच्चों क्या करने लगता है, वहां पर ये रिसाइड करना स्टार्ट कर देता है। तो दे स्टार्टेड रिसाइडिंग इन द लिम्फेटिक सिस्टम। और ये लिम्फेटिक सिस्टम में सालों साल जिंदा रहते हैं बच्चों, 10 साल 6 साल ऐसे तक जिंदा रह सकते हैं लोग, ठीक है। और ये लिम्फेटिक सिस्टम को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। दे ब्लॉक द लिम्फेटिक सिस्टम और दे ब्लॉक द लिम्फ वेसल। अब जब ये लिम्फ वेसल को ब्लॉक कर देंगे बच्चों, तो जो फ्लूइड, जो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड बचा था, क्या वो इफेक्टिवली लिम्फेटिक सिस्टम अब कलेक्ट करके लेके जा पाएगा हार्ट की तरफ? नहीं। तो वो फ्लूइड कहां पे रह जाएगा बच्चों, जो फ्लूइड मतलब जो फ्लूइड वेन अच्छे से कलेक्ट करके नहीं लेके जा पा रहा था, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहां पे रुक जाएगा, वो सेल्स के बीच में ही रुक जाएगा। तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड अपने लोअर लिम्स में जमा हो के जो लोअर लिम्स है उनका साइज क्या होने लगेगा, बड़ा होने लगेगा, बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड। ओके, तो ये किसमें हो रहा है बच्चों, इन द एलिफेंटाइटिस। क्यों हो रहा है, दोबारा कह रहा हूं, क्योंकि जो अपना पैरासाइट है वो लिम्फेटिक सिस्टम में रिसाइड करता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम इनकेपेबल हो जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड को अच्छे से कलेक्ट करने के लिए। तो जो भी अपने लोअर लिम्स है वहां पर क्या होगा, फ्लूइड डिपॉजिट होने लगेगा और वहां का एरिया जो है स्वेल्ड अप होने लगेगा। ओके, तो इसीलिए इसके सिम्टम्स में देखिए, कॉजेस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्स। क्रोनिक मतलब सीवियर। ओके, एंड कभी कभी क्या हो गया, जेनाइटल ऑर्गन जैसे कि टेस्टिस वगैरह हो गए, वहां के जो लिम्फेटिक सिस्टम है उन सबको भी ब्लॉक कर देता है, तो उनमें भी फ्लूइड जमा हो जाता है और उनका जो साइज होता है वो डिफॉर्म हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एलिफेंटाइटिस। ओके, तो हेलमिंथी डिजीजेस हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग अगले चैप्टर में देखते हैं, कैंसर को डिस्कस करेंगे। ओके।